Good morning all of you guys. Today we are going to continue our chapter number 7. Till yesterday we have completed our syllabus of geography and also of civics, and now it's time to complete our syllabus of history. In this chapter we have to study total number of chapters. I think that is only 4. Okay, so within 4 or 5 days our this remaining chapters will also be get completed. Now get ready and start our topic trade, crafts and cities. हम जानते हैं बेटा कि पुराने समय में फिर 2500 BC से अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मैक्सिमम लोग उस समय एग्रीकल्चर लैंड्स और आज भी मैक्सिमम पीपल्स अपनी लाइफ जो स्पेंड कर रहे हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस से ही कर रहे हैं. अगर हम ब्रॉन्ज एज की बात करें या ब्रॉन्ज एरा की बात करें तो वो 2500 BC से स्टार्ट होगा. किससे? 2500 BC से स्टार्ट था. कब तक? 1500 BC तक. मतलब BC का मतलब क्या हो गया बेटा? बिफोर क्राइस्ट. BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट. इसके बाद आता है AD, एन्नो डोमिनी. अब आप जानते हैं इन ड्यूरेशंस के बाद में एक नया युग की शुरुआत हुई जिसको हम लेटर वैदिक पीरियड कह सकते हैं. लेटर वैदिक पीरियड कह सकते हैं. लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ बेटा? नई नई चीजों का डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ न्यू सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, न्यू फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हुआ. आयरन एक्स forests could be cleared more easily. यहां पे दिया हुआ बेटा with the help of iron axe. तो क्या हुआ? जब चीजों की नई नई चीजें बनने लगी तो क्या हुआ बेटा? जो नई चीजें थी उससे धीरे धीरे जो जंगली क्षेत्र थे या फिर जो वन क्षेत्र थे उसको साफ किया जाने लगा. किसके सहायता से बेटा? आयरन एक्स के. क्योंकि धीरे धीरे क्या चीजें कुछ नई तकनीक लोग सीखते गए. जैसे अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय लोग कैसे चलते थे? बंदर के तरीके से चलते थे, नीचे झुक के चलते थे. अभी क्या हुआ? अभी धीरे धीरे चेंज हो गया और हमारी व्यवस्था बिल्कुल स्ट्रेट चलने लगे. हम अब पका हुआ खाना खाते हैं. ठीक है, पहले आग की सुविधा भी नहीं थी तो कैसे? कच्चे मीट का ही इस्तेमाल कौन करता था बेटा? हमारे पूर्वज करते थे, जिनको हम एंसेस्टर्स कहते हैं. After the development of kingdoms, there was a remarkable rise in the number of cities. अब जब छोटी छोटी रियासतें 1500 BC के बाद में बनने लगी तो क्या हुआ? नई सिटीज, नए एरियाज, नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नए टेक्निक्स प्रिपेयर या शुरू होना आरंभ हो गया. Our knowledge about these cities have been drawn manually by archaeologists. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो धीरे धीरे हमको हमारी पुरानी चीजों के बारे में, पुरानी प्रथा के बारे में, पुराने वस्तुओं के बारे में आज के समय में बताते हैं. साथ ही साथ बेटा अगर उस समय की बात करें तो एक नई युग, एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसको हम बुद्धिज्म कहते हैं. एक और नई व्यवस्था की शुरुआत हुई उसके बाद, फिर इसको हम जैनिज्म कहते हैं. ये सारी चीजें क्या? हिंदूज या हिंदुइज्म के पार्ट से ही निकल के बनी हुई हैं. We get information about the South Indian cities mainly from संगम literature. अगर हम साउथ इंडियन सिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें या हमें प्राप्त होती है तो संगम लिटरेचर से प्राप्त होती है. किसकी? साउथ इंडियन सिटीज के बारे में. साउथ इंडियन सिटीज के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी हो तो किसमें? संगम लिटरेचर से हमको प्राप्त होती है. संगम लिटरेचर से हमको प्राप्त होती है. समझ गए? उसके बाद में धीरे धीरे नई टेक्निक्स, घड़े, सुराही और इन सब चीजों की व्यवस्थाएं
हमको देखने को मिलेंगी। अब फ्लोरिशिंग विलेजेस क्या हुआ, गांवों को व्यवस्थित करना, गांवों को सुदृढ़ करना, गांवों में अलग अलग सुविधाओं का लाना कैसे आरंभ हुआ, हम यह इसमें पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस वेयर फार्मर्स। उस समय जो गांवों में खेतों के पास में या फिर जो गांवों के रीजन में लोग रहते थे, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, कृषि था। फार्मर्स बिलोंग टू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। द वेरी रिच लैंड ओनर्स, उस समय क्या होता था बेटा, 3 प्रकार से फार्मर्स डिवाइडेड थे। वो कौन थे, द वेरी रिच लैंड ओनर्स, द स्मॉल लैंड ओनर्स और द लैंडलेस लेबर्स। इन साउथ इंडिया लैंड ओनर्स वेयर कॉल्ड वेलाडर्स। उस समय साउथ इंडिया में जो आपके बिग लैंड ओनर्स होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था बेटा, वेलालार्स। ठीक है बेटा, क्या, वेलालार्स। इन नॉर्थ इंडिया में रिच गृहपतिस जिनको कहा जाता था, वो क्या, गृहपतिस का मतलब क्या होता है बेटा, हाउस होल्डर्स। आपकी बुक में मार्क्ड करके ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। ऑन्स मोस्ट ऑफ द लैंड, जो रिच गृहपतिस थे वो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े लेवल पे क्या, लैंड एरियाज ऑक्युपाई करके और परचेस करके रखते थे। These were also small cultivators called कृषक्स। वहां पे छोटे छोटे और लोग रहते थे जिनको हम किस नाम से जानते थे बेटा, कृषक सिंह नाम से। कृषक मतलब खेत किसान, जिसको हम कह सकते हैं। कृषक एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। और संस्कृत का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखना चाहें तो मीनिंग अगर हिंदी में हम जानना चाहेंगे तो किसान होगा। The land laborers worked on other lands. A laborers was called कर्माकर और दास। जो दूसरे के खेतों पे दूसरे की व्यवस्थाओं में काम करते थे उनको हम किस नाम से जानते थे बेटा, कर्माकर के नाम से जानते थे, दास के नाम से जानते थे। किसमें, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया है क्या बेटा, बेसिकली अपना ही रीजन नॉर्दर्न इंडिया है। प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस क्रॉप्स, उस समय जो प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस क्रॉप्स था उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यूजिंग ऑफ बेटर टूल्स, जैसे धीरे धीरे टेक्निक्स बदलती गई। पहले क्या होती थी, बैल के माध्यम से हम कृषि का कार्य करते थे। अब थोड़ा सा और फैसिलिटी चेंज हुई, या फिर समझिए कि अब बेहतर फैसिलिटीज हो गई। अब विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, पूरे अपने जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसको क्या, कृषि के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। तो आयरन सिकल्स, होज एंड स्पेड्स, जैसे पूरी तरीके से क्या, लकड़ी का पूरा फरखा टाइप का बना हुआ होता है बेटा, उसको क्या करते हैं, उसको हम आगे गाड़ी के 2 बैल बांध के उनके गले में एक अलग से लकड़ी का एक स्टेप बांध के हम उसी में उसको क्या, बांध के खेतों में जोतने का काम करते थे। अभी भी कुछ क्षेत्रों में हमको यह चीज देखने को मिल जाएगा। प्लग्स ड्रॉन बाई ऑक्सन हेल्प फरो द लैंड मोर डीपली। जो ऑक्स और ऑक्सन के थ्रू जो प्लग, ठीक है, ऑक्सन मतलब वहां पे जैसे एक से तो काम नहीं होगा ना बेटा, तो 2 की आवश्यकता पड़ेगी। एक से काम कैसे, क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि एक केवल हल्का, उसको कैसे खींचेगा, उसको अगर व्यवस्थित ढंग से करना है तो हमें 2 बैलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करते थे, उसके थ्रू वो पूरे खेत की जुताई कर लिया करते थे। अब इरिगेशन की बात करें, रूलर्स कंट्रोल एंड इंप्रूव इरिगेशन। अब जैसे जैसे राजशाही व्यवस्था धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे जैसे राजशाही व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदलने लगी बेटा, जैसे जैसे राजशाही व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदलने लगी, परिवर्तित होने लगी, तो उन्होंने क्या, कृषि का माध्यम थोड़ा थोड़ा चेंज किया। उन्होंने क्या, कैनाल्स बनवाए, डैम्स बनवाए, रिंग जो राउंड सर्कल्स होते हैं वैसे क्या कुएं बनवाए, किसके लिए, पानी के इस्तेमाल के लिए या पानी को डंप करने के लिए। रिंग वेल्स हैड टेराकोटा रिंग्स प्लेस्ड वन अबव द अदर साइड। क्या होता था बेटा, रिंग राउंड शेप में रहता तो था, लेकिन उसके ऊपर क्या होता था, एक लकड़ी का पार्ट सेटअप किया हुआ था और उसमें एक राउंड सर्कल में शेप पर, उसी में क्या हम रस्सी लटका के क्या करते थे, पानी को नीचे से भर के ऊपर की तरफ खींचते लाते थे। Some ring wells were used as pit for dumping wastes। लेकिन कुछ जो राउंड सर्कल के वेल्स होते थे उसको हम क्या, केवल गंदगी
उसको गंदगी रखने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। द यूज ऑफ बेटर टूल्स एंड इंप्रूव फार्मिंग मेथड्स, उस समय उसके बाद में क्या हुआ बेटा, नई नई सुविधाएं आई, नई नई तकनीकी आई, तो उसके बाद में क्या हुआ, व्यवस्थाएं चेंज हुई। ठीक है, क्या एग्रीकल्चरल व्यूज और कृषि का जो तरीका था वह धीरे धीरे बदलता गया। दे वेर नॉर्मली 2 क्रॉप्स ए ईयर, उस समय क्या होता था बेटा, पूरे एक अगर कंप्लीट ईयर की बात करें तो 2 फसल उगाई जाती थी। ठीक है, एक 6 मंथ बिफोर, एक आफ्टर 6 मंथ। अब जैसे जैसे साम्राज्य स्थापित होते गए, मोर एंड मोर लैंड्स वेयर ब्रॉट अंडर द इंप्रूव्ड फार्मिंग मेथड। अब जैसे जैसे जिन राजाओं ने अपने लैंड एरियाज दूसरों के जो क्षेत्र थे उसको विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते गए, तो जो लैंड एरियाज उनमें जुड़ते गए, उसको क्या एग्रीकल्चर के लिए बड़े लेवल पे इस्तेमाल में लाने लगे। दिस गेव राइज टू ए लार्ज क्रॉप सरप्लस, ये क्या किया, जो कृषि का व्यवस्था था उसको एक नई नीति के तहत आगे बढ़ाया। ट्रेड लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, जब व्यापार होने लगा, जो चीजें जो फसल अच्छी उगती थी उसका जब व्यापार होने लगा तो ये टाउन के सिस्टम्स को धीरे धीरे डेवलप करता रहा। अब हम आ गए टाउन्स पे, क्योंकि जब व्यापार होगा तो कहीं ना कहीं अर्निंग भी अच्छी होगी, और जितनी अच्छी अर्निंग होगी तो हम बाकी अपने इस्तेमाल में अपनी चीजों को, अपने कार्य को करने के लिए उसको इस्तेमाल में लेके आएंगे, ताकि हमारा क्या थोड़ा थोड़ा हम भी ग्रोथ कर सकें। इन एंशिएंट इंडिया देयर वेर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स। जो एंशिएंट इंडिया की बात करें उस समय जो टाउन्स होते थे वो अलग अलग प्रकार के होते थे। इन नॉर्थ इंडिया टाउन्स वेयर कॉल्ड नगरास, जो नॉर्थ इंडियन रीजन्स में जो टाउन्स होते थे वो किस नाम से जाने जाते थे बेटा, नगरास के नाम से जानते थे। और लार्ज टाउन्स जो होते थे वो महानगर्स के नाम से जाने जाते थे। टाउन्स ऑफ्टन ग्रू अराउंड मार्केट, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, जो टाउन्स थे उसमें धीरे धीरे मार्केट्स भी ग्रो करने लगे। मार्केट टाउन्स वेयर एडवेंचरसली सिचुएटेड। मार्केट टाउन क्या होते थे बेटा, वो कहीं ना कहीं एक निश्चित जगह पे स्थापित थे। अगर एग्जांपल की बात करें तो पाटलिपुत्र एंड प्रयाग एट द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स एंड उज्जैन ऑन एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। अब जो इंपॉर्टेंट जगह थी वो थी पाटलिपुत्र, प्रयाग और तीसरी उज्जैन। ठीक है, उस समय जब एस्टेब्लिशमेंट होने लगा तो 3 इंपॉर्टेंट एरियाज बनाए गए। क्यों? क्योंकि इसके आसपास में जल की व्यवस्था भी थी, आराम से लोगों को पानी पीने के लिए इस्तेमाल में लाना पड़ता था, लाने के लिए वहां पे इजीली प्रोवाइड हो जाती थी, साथ ही साथ रहने की अच्छी सुविधा प्रोवाइड हो जाती थी। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, जो डेवलपमेंट एरियाज थे, वो नदियों के पास में बनाए गए, जिसको हम मार्केट्स कहते हैं। Among them were राजगृह इन मगध। अब मगध एम्पायर में जो टाउन था, जो जहां से लोग परचेसिंग करते थे, जो मार्केट था, वो क्या था, राजगृह था। कौशाम्बी वत्स एरियाज में जो थे वो कौशाम्बी थी। अगर कोशला एरिया में बात करें तो कौन सा था बेटा, श्रावस्ती। Some towns such as बोध गया grew around pilgrimage center। अब बोध गया कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे बेटा, वो एक धार्मिक जगह बनता चला गया। Sometimes a town specialized in one particular craft। कुछ कुछ ऐसे टाउन्स थे बेटा जो किसी एक काम के लिए जाने जाते थे, एक विशेष कार्य के लिए, जिसको वहां पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जाता था, वो क्राफ्टिंग भी कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस काशी, जो इस समय बनारस है, वाराणसी है, उस समय वो काशी के नाम से जाना जाता था। सबसे ज्यादा फेमस तक इसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। मदुरई इन साउदर्न तमिलनाडु, और साउदर्न तमिलनाडु में जो सबसे ज्यादा फेमस रीजन था वो कौन सा बेटा, मदुरई। जो किस की वजह से जाना जाता था, कॉटन के कपड़ों की वजह से जाना जाता था, क्योंकि वहां पे क्या, कॉटन क्लॉथ्स बड़े लेवल पे लोग मैन्युफैक्चर करते थे। एंड ट्रेड इन कॉटन टेक्सटाइल्स, और वो क्या होते थे, कॉटन टेक्सटाइल एरियाज में क्या, व्यापार के जरिए भेजे जाते थे। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, ठीक है, क्राफ्ट्स का ग्रोथ कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे।
Buddhist texts mention a large number of specialized craftsmen such as carpenter. अब जो बुद्धिज्म डायनेस्टी या बुद्धिज्म रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म रीजन क्या था, वहां पे बड़े लेवल पे क्राफ्ट सिस्टम को डेवलपमेंट के लिए हमको बताता है। अब क्राफ्ट सिस्टम में कौन थे बेटा, कारपेंटर्स थे, ऑयल प्रेसर्स थे, स्टोन वर्कर्स थे जो पत्थरों को काट के नई नई मूर्ति और नए नए ढांचे में ढालते थे। चौथे हो गए इवोरी वर्कर्स, दे वर्क इन द टाउन। ये क्या करते थे बेटा, जो टाउन के क्षेत्र थे उसमें ये कार्य करते थे। मेटल वर्कर्स जो किसी तरीके के धातु पे अलग अलग कटिंग्स के द्वारा कुछ ना कुछ बनाते थे। इवोरी वर्कर्स जो मिट्टी के घड़े वड़े बना के और मिट्टी के कुछ अपने पार्ट्स बना के उसमें नई तरीके की कलाकृति करते थे। अब ज्वेलर्स जो आपके जेवर और बाकी सारे कार्यों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ यूनिक क्रिएशन करते थे, वो काम होता था ज्वेलर्स का। वीवर्स का मतलब आप जानते थे, बुनने वाले, ठीक है, जैसे स्वेटर्स बुनने वाले मेंबर्स और अलग अलग डिजाइन्स में बनाने वाले मेंबर्स, किसके, विद द हेल्प ऑफ वूल्स, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, वीवर्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर्क इन द टाउन्स। ये मैक्सिमम लोग कहां वर्क करते थे, शहर के कस्बे के जो क्षेत्र होते थे, जो डेवलप्ड एरियाज थे, वहीं पे कार्य करते आपको मिलते थे। अब इसमें से कुछ लोग जो होते थे वो गांवों पे भी काम करते थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट द साइट्स ऑफ अर्ली टाउन्स। तो क्या होता था बेटा, जो जितने भी छोटे छोटे कस्बे थे, जितने भी छोटे छोटे टाउन्स थे, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे कस्बे थे, जितने भी छोटे छोटे टाउन्स थे, जब उसकी साइट्स, जो उसके नियर बाई रीजन्स थे, उस पे जब जांच किया गया तो देखा गया कि ये जो जितने भी क्राफ्टमैन थे, ये नई नई टेक्निक्स, नई नई कंडीशंस, नए नए कल्चर्स को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, लेके आ रहे हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अब दे इंक्लूड आयरन टूल्स, ठीक है, जो आयरन से बने हुए, जो आयरन धातु से बने हुए चीज थे, उनका नया नया कलेक्शन देखने को मिला, कॉइन्स देखने को मिला, बर्न्ट ब्रिक्स देखने को मिला, ठीक है, ईंट के छोटे छोटे जो आपके भट्ठे होते हैं, भट्ठों में ईंट को पका के तैयार करने की तकनीक को देखने को मिला, एंड स्कल्पचर्स, और नई नई कलाकृति भी देखने को मिला। ए टाइप ऑफ ब्लैक शाइनी पॉटरी कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैज बीन फाउंड इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन सिटीज। जो इंडियन रीजन्स में दो तरीके के आपके पोइट्रीज पाए गए, ब्लैक शाइनी पोइट्रीज जो कहे जाते थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो बड़े बड़े घड़े होते थे, उन्हीं के बारे में यहां पे बात हुई है। जो नॉर्थ और साउथ के जितने भी इंडियन सिटीज थे उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, और इस समय भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो जो कलाकृति थी वो बहुत ही यूनिक तकनीक के माध्यम से वो तैयार करते थे। इट वॉज प्रोबेबली मेड इन नॉर्थ इंडिया एंड टेकन टू साउथ इंडिया बाई ट्रेडर्स। ये प्रोबेबली नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के रीजन में लेके जाया जाता था। अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ ट्रेड्स की। किसके बारे में, ग्रोथ ऑफ ट्रेड्स की। बैठ जाइए। बेसिकली ग्रोथ ऑफ ट्रेड्स के बारे में हम अगर डिस्कस करेंगे बेटा, तो ग्रोथ ऑफ ट्रेड में जब नई नई टेक्निक्स हमको देखने को मिली, नए नए कल्चर्स देखने को मिले, तो वो चीजें धीरे धीरे डेवलप्ड होती गई, ठीक है। जैसे ब्रिक्स, ईंटों को बनाने का कार्य अगर धीरे धीरे हम देखेंगे तो मिट्टियों को ले जाकर वो स्टेबल करने लगे, कहीं ना कहीं रखने लगे, तो उसको नए तरीके से तैयार करने लगे। आयरन्स के छोटे छोटे कट्स आपको प्रिपेयर करने लगे, स्टोन्स को काट के एक नई डिजाइन का निर्माण करने लगे, एक नई टेक्निक का निर्माण करने लगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।